हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे बीके बिलियन स्टडी क्लासेस में। आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 10 के क्लास 10 के मैथमेटिक्स का लेसन 1 चैप्टर 1 पढ़ेंगे, जिसका नाम है वास्तविक संख्याएं। तो आप लोग को इस चैप्टर में पढ़ना है वास्तविक संख्या क्या होती है, वास्तविक संख्याओं के गुणधर्म और उनके आधार वास्तविक संख्याओं के धनात्मक पूर्णांकों के मौसा निकालना सीखना है आप लोग को। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए। यहाँ तक पहले पहुँचने से पहले हम लोग कुछ निम्न क्लासों की संख्या उसे में जानते हैं। पहले देखिए, ये आप लोग जैसे जानते हो कुछ बाकी चीज जानते हो आप लोग, फिर भी हम आप लोग के लिए रिवीजन करवा दे रहे हैं। देखिए, पहला आता है जो संख्या होता है। ठीक है, संख्या आता है पहले आपका आएगा सम संख्या, आएगा सम संख्या। ठीक है, सम संख्या। ठीक है, हमें पता है, आप लोग को सबको ये पता होगा क्या होता है। ठीक है, फिर आप लोग का मेरा काम है रिवीजन करना, हम रिवीजन करवा देंगे आप लोग के लिए। सम संख्या का होता है, देखो वे संख्या जो क्या दो से पूरी पूरी क्या हो जाता है, दो से पूरी पूरी विभाजित हो जाती है। क्या होती है? विभाजित हो जाती है। वो संख्या होती है सम संख्या कहलाती है। जैसे कि आपका 2, 4, 6, 8, 10, 12 ऐसे क्या आएंगे सब डेट ऑर्डर। ठीक है, अब जितने भी संख्याएं आपकी आएंगी जो भी क्या है दो से कट जाएगी, दो से कट जाएगी, वो संख्या होती है, वो संख्या संक्षेप संख्या होती है। लास्ट ये आप ये देख सकते हैं, आपको बड़ी से बड़ी संख्या भी रहे, बड़ी से बड़ी संख्या रहे जिस संख्या के अंत में जीरो हो, ठीक है, 2, 4, 6 और 8 हो। ठीक है, अगर ये संख्या होंगी तो ये संख्या के फॉर्म में क्या होंगी, वो सम संख्या होंगी। क्या होंगी? 0, 2, 4, 6 और 8 हो, क्या वो सम संख्या। इसी बात हम लोग विषम संख्या की बात करते हैं, हम लोग विषम संख्या। ठीक है, इसका जिस अपोजिट होगा क्या होगा विषम संख्या में, इसका होता है जो संख्या दो से कटते विभाजित न हो, जो संख्या दो से विभाजित न हो, दो से विभाजित न हो, विभाजित न हो, क्या होती है वो संख्या होती है विषम संख्या। क्या होती है? विषम संख्या। ऐसे में आपका आएगा, देखिए 3, 5, 7, 9, 11, 13 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, मैं समझ, अगर आप लोग एक तरीके से और कर सकते हो कि जिसके अंत में 0, 2, 4, 6 अगर 8, 9 हो, जिस संख्या के अंत में 0, 2, 4, 6, 8, 9 क्या होती है वो अब विषम संख्या होती है। इसके बाद आते हैं हम लोग विषम में आता है पूर्ण संख्या, कहते हैं पूर्ण संख्या। ठीक है, पूर्ण संख्या जिसे आप लोग कहते हो इसे आप लोग कहते हैं होल नंबर, कहते हैं होल नंबर। इसे हम लोग दिखाते हैं कैपिटल डब्ल्यू से, कहते हैं कैपिटल डब्ल्यू से। ठीक है, ये पूर्ण संख्या का होता है जो संख्या 0 से 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 क्या डॉलर चलती रहो, जीरो से क्या हो, 0 से आरंभ हो और क्या हो चलती रहो, क्या होती है आपकी ये पूर्ण संख्या होती है। इसके बाद आते हैं हम लोग बात करते हैं प्राकृतिक संख्या, बात करते हैं प्राकृतिक संख्या, जिसे इंग्लिश में कहते हैं नेचुरल नंबर। ठीक है, इसे हम लोग एन से करते हैं, एन से पहले करते हैं। तो जो संख्या 1 से आरंभ हो, 1, 2, 3, 4, 5, 6 डॉट डॉट चलती जाए, वो कहता है आपकी प्राकृतिक संख्या होती है, जबकि प्राकृतिक संख्या होती है। इसको कहते हैं पूर्णांक, कहता है पूर्णांक। पूर्णांक कहते हैं इंटीग्रल, क्या कहते हैं इंटीग्रल, जिसे हम लोग कहते हैं जेड से नोट करते हैं, किसे प्रदर्शित करते हैं, जेड से प्रदर्शित करते हैं। देखिए इंटीग्रल में क्या आता है, इंटीग्रल में दो चीज आते हैं, धनात्मक संख्या, ठीक है, धनात्मक संख्या जिसे आप लोग कहते हैं इंग्लिश में पॉजिटिव नंबर कहते हो, और प्लस साथ क्या हो जी शून्य हो, क्या हो शून्य, और प्लस में क्या हो ऋणात्मक संख्या, क्या हो ऋणात्मक संख्या हो। ठीक है, पास में इतनी संख्या हो तो कहते हैं पूर्णांक होते हैं। क्या होती हैं? पूर्णांक। इसे मान लीजिए देखिए आपका +2, +3, +4, 0, -1, -2, -3, -4 से क्या होती हैं? पूर्णांक होती है। क्या होती हैं? आपके पूर्णांक होती हैं। इसके बाद आते हैं हम लोग परिमेय संख्या पढ़ते हैं, परिमेय संख्या पढ़ते हैं हम लोग, परिमेय संख्या। देखो आप लोग को नॉर्म पढ़ाया जाता है, ठीक है, फिर दिखाते हैं क्यों से, कहते हैं हम लोग क्यों से। ठीक है, ध्यान दीजिए परिमेय संख्या करता है कि जिस संख्या को p बटे क्यू के रूप में, जिस संख्या को p बटे क्यू के रूप में निरूपित यानी व्यक्त कर सकते हो, क्या होता है आपका परिमेय संख्या होता है। तो ध्यान दीजिए, जैसे p बटे क्यू के रूप में क्या होता है, p बटे क्यू के रूप में लिख सकते हो, जहां पे कहीं भी q का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। और ध्यान दीजिए जहां पे P और Q, जहां पे P और Q, ठीक है, P और Q क्या हो जाए, दोनों पूर्णांक हो चाहिए। क्या होना चाहिए?
पूर्णांक और कुछ रहेगा तो आपका परिमेय संख्या नहीं होगा। ठीक है, बस में इसी एग्जाम्पल देख लीजिए, 5/7, 7/9, 11/10। ठीक है, जीरो भी क्या है, एक परिमेय संख्या है, क्योंकि इसके नीचे आप हम क्या सकते हैं, एक लिख सकते हैं। लेकिन ध्यान दीजिए जस्ट का उल्टा हो जाए, जैसे मान लीजिए 5/0 हो जाए, 5/0 तक का क्या होगा, ये आपका परिमेय नहीं हो पाएगा, क्योंकि इसका इनफाइनाइट रूप से रहता है। ठीक है, अब आते हैं अपरिमेय संख्या, कहते हैं अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या देखिए क्या होगा, जिसे आप लोग पी/क्यू को मिलेगा, क्या होगा आपका, वो परिमेय होगा। जिसे पी/क्यू के रूप में नहीं ले सकते हो, क्या होगा आपका, अपरिमेय होगा। जिसमें आया कड़ी में 2, कड़ी में 3, कड़ी में 5, कड़ी में 7। ठीक है, क्या आपका होगा, ये आपका अपरिमेय होगा। ठीक है, लेकिन ध्यान के बाद यहाँ होता है, अक्सर आप लोग परीक्षा में देगा, तो ये कड़ी में 4, कड़ी में 4 एक परिमेय संख्या है कि या फिर अपरिमेय संख्या है। ध्यान दीजिए, इसका जब आप करोगे तो इसका पूर्ण वर्गमूल क्या बन जाएगा, 2। क्या बन जाएगा, 2 बन जाएगा। ठीक है, आपका ये कड़ी में 4 क्या रहेगा, परिमेय है, क्या रहेगा ये आपका परिमेय हो जाएगा। ठीक है, बात याद रखिएगा। ठीक है, इसलिए जब ऑब्जेक्टिव प्रश्न हल करिएगा थोड़ा बहुत इस विषय विशेष ध्यान दीजिएगा। बस समझे। ठीक है, अब देखिए ये सब संख्याओं पढ़ लेते हैं, तो हम लोग आता देखिए, अब देखिए जो भी संख्याएं सब पढ़े हो आप लोग, जो भी संख्या पढ़े हो, उन सबका का तो बस एक ही होता है, एक जो भंडार होगा संख्याओं का, जो भी संख्याओं का भंडार होगा वो कहते हैं वास्तविक संख्या है। ठीक है, मैं समझ कि एक दुनिया पूरा क्या है, वास्तविक संख्याओं का एक खेल है। दुनिया क्या पड़ा, वास्तविक संख्या ही है। इसमें आपकी सम संख्या, विषम संख्या, पूर्ण संख्या, प्राकृतिक संख्या, पूर्णांक, परिमेय, अपरिमेय, सही प्रकार की संख्याएं आती हैं। लेकिन जो डिफिनेशन होता है वास्तविक संख्या का, वे संख्या होता है जिसमें परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों शामिल होते हैं। वो कहते हैं कि वास्तविक संख्या, इसे रियल नंबर कहते हो। उसे वास्तविक संख्या इसे कहते हैं हम लोग रियल नंबर कहते हैं। इसे हम लोग कैपिटल आर से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, समझ आया। आई होप कि आप लोग को इतना पूरा यहाँ तक जो वीडियो को अभी तक आप लोग बेसिक क्लास था जो एक पर समझ में आया होगा। ठीक है, अब देखिए इतना समझाने का तरीका यह था कि यहाँ तक पहुंचने। देखिए आप जान लीजिए आपको इसमें काम क्या पड़ेगा, सबसे बढ़िया आपको देखिए एक ये आएगा, आपको ये पड़ेगा ये वाला, आपको ये भी पड़ेगा और ये भी पड़ेगा और ये, यानी कि पूर्ण संख्या, प्राकृतिक संख्या, पूर्णांक, परिमेय, अपरिमेय और वास्तविक संख्या। और दो चीज रहता है आपका, दो चीज और रहता है आपका, आता है भाज्य संख्या, भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या। ठीक है, भाज्य संख्या क्या होती है, देखिए भाज्य संख्या होते हैं जिनका गुणनखंड, जिनका खंड करने पे 1, 2, 3 अनेकों गुणनखंड है। मतलब कि कोई भी संख्या, एक ही संख्या, जो संख्या मान लीजिए आपके पास, मान लीजिए आपके पास 6 है। अब देखिए 6 किससे कटेगा, 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा और 6 से कटेगा। ये इसके अनेक गुणनखंड हो गए, खंड होंगे। देखिए अभाज्य संख्या क्या होता है, अभाज्य संख्या गुणनखंड खाली वो होता है जिसमें गुणनखंड से खाली एक और स्वयं हो, 7 जो भी संख्या रहेगा वो हो। ठीक है, कतब का अभाज्य गुणनखंड होता ऐसे अभाज्य संख्या, कतब का वो अभाज्य संख्या होता है। भाज्य संख्या होता है जिसका एक है, एक से अधिक गुणनखंड कहते हैं ओके भाज्य संख्या। और जिसमें आपका अभाज्य संख्या होता है जिसमें क्या एक और 7 से कटे, एक और 7 से कतब का वो भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या होती है। ठीक है, आगे चलते हम लोग देखते हैं। ठीक है, देखिए अब इस चैप्टर में आपको पहले ने कहा कि आप लोग पढ़ना है धनात्मक पूर्णांक, क्या पढ़ना है, धनात्मक पूर्णांकों से परिचित होना है। ये धनात्मक पूर्णांकों से आप लोग क्लास जब आपको शुरू करता है, जब चैप्टर आप लोग पढ़ोगे तो किताब का चैप्टर में पहले दे दिया जाता है भूमिका, इंट्रोडक्शन क्या देता है, भूमिका। तो उसको पढ़ लिया सब थोड़ा सा आपको चैप्टर के विषय में समझ आता है कि चैप्टर में आपको क्या पढ़ना है, क्या पढ़ाना, किसको क्या पढ़ना है। ठीक है, देखिए उसमें आप लोग कह रहा है कि जिसमें कि चैप्टर की शुरुआत करोगे, इसमें आपको क्या पढ़ना है, धनात्मक पूर्णांकों गुणधर्म, क्या पढ़ना है, धनात्मक पूर्णांकों का किसका पढ़ना है आपका, धनात्मक पूर्णांकों, धनात्मक पूर्णांकों के गुणधर्म के गुण पढ़ने, क्या पढ़ना है, धनात्मक पूर्णांकों के गुण पढ़ने हैं। ठीक है, धनात्मक पूर्णांकों में गुण देखिए आपको दो चीज पढ़ाया था, क्या पढ़ाएगा आपको, दो चीज। पहला पढ़ाता है यूक्लिड की विभाजन, यूक्लिड की विभाजन प्रमेयिका, प्रमेय। ठीक है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय। दूसरा पढ़ाया है अंकगणित की
गणित की आधारभूत प्रमेय, ठीक है, आधारभूत प्रमेय। आपको चैप्टर में दो चीज पढ़ाया जाएगा, जो पर्सनली आपको एक शुरू होगा तो एक चीज पढ़ाया जाएगा, ठीक है। आपको चैप्टर में देखिए ये हटा दिया गया है, ये एनसीईआरटी बुक है, ठीक है, इसको हटा दिया गया है आपको कि इसको पढ़ना है। फिर भी हम लोग थोड़ा सा इससे कुछ प्रचलित हो जाएंगे, मेरे को थोड़ा जानकारी रख लें किताब में कि इसका विषय में थोड़ा बहुत तनी जिक्र किया थोड़ा बहुत, ठीक है, हम इसको समझ जाते हैं। ये गुण की विभाजन प्रमेय क्या करता है, ठीक है, गुण की विभाजन प्रमेय क्या करता है कि आपको एक धनात्मक पूर्णांक लिखते चलेंगे, ठीक है, बाकी आप लोग को समझ में आएगा। एक धनात्मक पूर्णांक, ठीक है, एक धनात्मक पूर्णांक ए को किसी अन्य धनात्मक पूर्णांक ठीक है, धनात्मक पूर्णांक बी से इस प्रकार विभाजित किया जाए, इस प्रकार विभाजित किया जा सकता है कि शेषफल आर प्राप्त हो जो बी से छोटा हो, छोटा हो यानी कम हो, ठीक है, कम है। उसमें देखिए ये होता है आपका यूक्लिड की विभाजन परिमिका होती है, क्या होती है, यूक्लिड की विभाजन परिमिका होती है, ठीक है। इसको अगर लिखने आता है आप लोग क्लास लिखा जाएगा तो इसे टाइप का ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ठीक है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ठीक है। यहाँ पर देखिए, आपका देखिए होता है आपका ये भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, ठीक है। आप समझ रहे कि ए क्या है आपका भाज्य है, बी क्या है भाजक है, क्यू क्या है भागफल है, आर क्या है शेषफल है, ठीक है। अब देखिए आर शेष प्रकार है, ठीक है। और इसकी विभाजन प्रमेय को, ठीक है, जहां देखिए आर का मान, ठीक है, जहां पे आर का मान जीरो के बराबर जीरो से क्या हुआ बड़ा, ठीक है, लेकिन अब बी का मान अगर आर कभी भी बी से बड़ा नहीं होना चाहिए, आर कभी बी से बड़ा नहीं होना चाहिए, ठीक है। हाँ तो कोई दिक्कत आया तो कमेंट कीजिएगा, ठीक है। आगे देखिए जितना आप पढ़ते हो इसे देखिए, इसका एक नाम और दिया जाता है, इसका नाम दिया जाता है लंबी विभाजन प्रमेय, और क्या नाम है लंबी विभाजन प्रमेयिका के नाम से जाना जाता है, लंबी विभाजन प्रक्रिया नाम से, ठीक है, लंबी विभाजन प्रक्रिया के नाम से जाना जाता है, ठीक है, इसका नाम और है, ठीक है, लंबी विभाजन प्रक्रिया, ठीक है, यही है। अब इसका उपयोग क्या करते हैं, इसका प्रयोग हम लोग मौसा दो धनात्मक पूर्णांकों का मौसा निकालने में करते हैं, क्या करते हैं, इसका प्रयोग हम लोग दो धनात्मक पूर्णांकों का मौसा निकालने में प्रयोग करते हैं। इसे देखिए, ठीक है, इसे हमारे यहाँ देखिए बोर्ड पे, ठीक है, इसमें ऊपर दिया गया है 4 और 6 दिया है, 4 और 6, इसे कर देगा मौसा निकालेगा, क्या कर देगा मौसा निकाले बदल, तो बड़ी संख्या जो है उसको पहले लिखते यहाँ पे 4 6 बराबर 4। अब देखिए ये क्या आपका ए हो गया, ठीक है, आपका क्या होगा बी हो गया, आपके भाज हो गए। अब कितने में भाग जाएगा, एक बच जाएगा, एक भाग जाने में कितना शेष बचेगा 2 बचेगा, शेष कितना बचेगा 2। अब ये 4 है, 4 को उठा दीजिए, यहाँ दीजिए, जाएगा 2, ठीक है, क्या जाएगा 2, फिर गुणा, अब कितने लगभग 2 बराबर कितना है प्लस 0 हो जाएगा, शेष कितना बचेगा 0,
ठीक है। इसका मसा कितना है, देखो जो मान रखने पे मसा कितना आया, जो रखने मिलेगा, मसा कितना मिलेगा आपका 2 मिलेगा, मसा कितना मिलेगा मसा। ठीक है, देखिए हम पढ़ाने का मेरा उद्देश्य ये था, इसको थोड़ा सा आप लोग भले आप लोग सिलेबस हटा दिया गया है, लेकिन थोड़ा बहुत परिचय रहना जरूरी है। अभी सवाल नहीं लगवाएंगे क्योंकि आप लोग को सिलेबस है नहीं। ठीक है, तो आप लोग फिर बता देंगे आप लोग इतना इक्वल की वैन परिमेय का इतना आप लोग को थोड़ा नॉलेज के लिए आप लोग रखे रहेगा। ठीक है, ये पर देखिए मौसम तो कोई बड़ी संख्या लेगा, आपको मौसम तक ऐसे करना होगा इसका, ऐसे आप लोग करके। ठीक है, देखिए यहाँ पे आर मान जब तक आप लोग जब तक ऐसे मौसम करेंगे, जब तक आर का मान 0 ना हो जाए, कितना 0 है, तब तक आपकी ये प्रक्रिया ऐसे चलते चले जाएगी। ठीक है, चलिए आगे देखिए पढ़ेंगे हम लोग, दूसरा पढ़ेंगे अंकगणित के आधारभूत परिमेय। ठीक है, अंकगणित के आधारभूत परिमेय क्या करता है कि देखिए इसमें करता है कि देखिए आप शुरुआत से प्रारंभ से ही आप लोग मौसा लसा करना आते जाते हो, कैसे मौसा करते हैं, लसा लसा करते हैं। तब मौसा आप लोग करते हो तब 2-3 विधि करते हो। ठीक है, पहले गुणनखंड विधि, ठीक है, चार संख्या वाला गुणनखंड करोगे, फिर उसमें कॉमन लोगे। दूसरी होती है अभाज्य गुणनखंड विधि, में होता है भाग विधि। ठीक है, अनेक होते हैं। ध्यान दीजिए, जैसे हम लिया कुछ देखिए एक भाग संख्या लिए, मान लीजिए हम लिए हैं 16 का लिए हैं, 16 का खंड करेंगे तो क्या आएगा, 2 करेंगे आएगा 8, 2 करेंगे 4, 2 करेंगे 2, फिर 2 करेंगे 1। ठीक है, ध्यान दें जो ये संख्या क्या है, ये संख्या क्या है, भाज्य। क्या है संख्या, ये भाज्य संख्या है। क्या है ये, भाज्य। अब इस साइड जो आ रही संख्या है, इस साइड जो संख्या है क्या सब अभाज्य। क्या है ये अभाज्य संख्या। एक एग्जाम्पल और लेते हैं हम लोग, जैसे कि आपका लेते हैं 100, कितना लेते हैं 100 का खंड करेंगे कितना आएगा, 2 करेंगे आएगा 50, फिर 2 करेंगे आएगा 25, फिर 2 5 करेंगे आएगा 5। ठीक है, फिर 5 करेंगे आएगा 1। देखो ये भी क्या है आपका, ये आपका भाज्य। क्या आपका ये भाज्य संख्या है। ये क्या आपका अभाज्य, क्या है आपका ये आपका अभाज्य है। क्या है ये अभाज्य संख्या है। तो ध्यान देखो ये जो अंकगणित के आधारभूत परिमेय कहता है कि जब भाज्य संख्या को उनके अभाज्य गुणनखंडों के रूप में, उनके अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त करते हो, क्या करते हो उसे व्यक्त करते हो, तो कहता है जो यही आपका अंकगणित की परिमेय कहलाता है। क्या कहता है, अंकगणित की परिमेय कहलाता है। ठीक है, इसको लिख लीजिए आपके अंकगणित के आधार पर क्या कहते हैं इसको, चलिए जगह है मेरे पास। ठीक है, ये प्रत्येक भाज्य संख्या को, इसका देखिए प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के एक गुणनफल के रूप में व्यक्त गुणनखंडित किया जाता है, गुणनखंडित किया जाता है, गुणनखंडित किया जा सकता है, किया जा सकता है तथा यह गुणनखंड अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होते हैं। बस में देखिए ये क्या है आपके अंकगणित के आधारभूत परिमेय है। ठीक है, प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के एक गुणनफल के रूप में, किसमें अभाज्य संख्याओं के एक गुणनफल के रूप में व्यक्त करने या फिर गुणनखंडित करना किया जा सकता है, तथा जो गुणनखंड अभाज्य होता है उनके आने वाले क्रम के बिना, कोई भी क्रम नहीं होता, अद्वितीय क्रम होते हैं। ध्यान दीजिए इसमें तो
पूरा दो दो ही है, तो इसके 2 की पावर 2 लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद हो गया 2 की पावर 2 और 5 पावर 2 लिखोगे, तो कोई जो नहीं क्या कोई क्रम 2 3 4 5 ऐसे जा रहा है, कम पे छोटी संख्या बड़ी बड़ी संख्या ऐसे नहीं। आपका मन तब ऐसे लिख सकते हो, 5 की पावर 2 गुणे 2 की पावर 2 लिख सकते हो। मान लिया कोई गुणनखंड लिए, मान लिया कोई संख्या है, आपको उसका गुणनखंड करने पर, मान लिया कोई नंबर है, कोई नंबर n है, ठीक है, उसका गुणनखंड करने पर 2 3 5 7 ठीक है 9 आया, ठीक है। तो कोई आपको आवश्यकता नहीं कि आपको क्रम से 2 3 5 ऐसे लिखते जाए, आप जैसे इच्छा 2 लिख दीजिए, फिर 5 लिख दीजिए, ठीक है, फिर 7, फिर हमको 2 3 लिख दीजिए। आपको कोई क्रम में कोई मायने इसमें नहीं रखता है, क्योंकि आप कोई भी संख्या गुणा करोगे, जैसे भी गुणा करोगे, जो नंबर आएगा कोई नंबर आएगा, ठीक है, सेम नंबर में कोई गुणनफल में मान में परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है। आई होप कितना आप लोग को पूरा बात समझ में आई होगी, ठीक है। अब देखिए इसमें आपको ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए। अब आगे देखिए, तो आपको अब ये अंगगणित आधारभूत प्रमेय आपको पढ़ने के 2 चीज बताए। इसका जो अंगगणित आधारभूत प्रमेय होता है, अंगगणित आधारभूत प्रमेय, इसका संबंध होता है धनात्मक पूर्णांकों को गुणन से। क्या होता है? धनात्मक पूर्णांकों के गुणन से, ठीक है। देखिए आप कितना गुणा करोगे तब कोई ना कोई संख्या देगा, तो संख्या क्या होगी? अभाज्य, ठीक है। जो भी संख्या आपको देगा, प्रयोग करते देखिए कड़िन 2 कड़िन 3 ऐसी संख्या हो, तो इसको आपको सिद्ध करना होता है कि अपरिमितता मतलब कि पहला अंकगणित की अंगुल पूर्णता को पहला प्रयोग ये करोगे कि कड़िम 2 कड़िम 3 कड़िम 5 है, कोई भी है, ठीक है, वो सिद्ध करना है कि आपका ये अपरिमेय है कि परिमेय। पहला प्रयोग ये होता है। दूसरा प्रयोग ये होता है इसका कि कोई भी आपको परिमेय संख्या दिया है, कोई भी परिमेय संख्या दिया है, आपको ये बताना है कि ये परिमेय संख्या जो है शांत की अशांत अनावर्ती है, शांत की अशांत अनावर्ती, ठीक है। देखिए आप लोग क्लास जो किताब है, ये कह रहा है कि आप लोग इसमें मान चल कर रहा है कि आप लोग इसे दशमलव या शांत अनावर्ती है, आप लोग से परिचित हो सके हो, ठीक है। जी आगे देखते हैं हम लोग। चलिए देखिए, ठीक है। अब इसमें देखिए ध्यान दीजिए, इसे मान लिया कोई किताब मान चला, पहले हम कहा हमने 2 प्रयोग से पढ़ेंगे। कितने प्रयोग पढ़ेंगे? 2। पहला प्रयोग ये पढ़ेंगे किसका? से मान लिया कोई भी आपको दे दिया जाए, कोई भी अपरिमेय संख्या दिया है, ठीक है, मान लिया आपके पास अपरिमेय संख्या दिया है, कड़ी में 2 दिया है, कड़ी में 2 दिया है, इसको सिद्ध करना है कि आपका ये अपरिमेय है। क्या है इसको सिद्ध करना? अपरिमेय। पहला प्रयोग इसका ये पढ़ना है आपको चैप्टर में। दूसरा आपको ये आपको पढ़ा क्लास 9 में पढ़ा दिया गया है, मान लीजिए को कोई भी संख्या दिया गया है, उस पर आपको मान लीजिए कोई यहाँ दे दिया है 4/6 दिया है, आपको उसे चेक करना है कि शांत की अशांत अनावर्ती इसमें प्रसार है, ठीक है। जानते हो कि जब क्या करते हैं, जब चेक करने के लिए जो इसका जो हर होता है, जो इसका हर होता है, इसका गुणनखंड करने क्या करते हैं, इसका गुणनखंड करने पर अगर वो 2 की पावर m और 5 की पावर n के रूप में, 2 की पावर m और 5 की पावर n के रूप में आता है, तो क्या होता है वो आपकी भिन्न क्या होगी? वो आपकी जो भिन्न होगा आपका शांत होगा। क्या होगा? वो अशांत शांत होगा, ठीक है। इसके बाद अगर कोई भी रूप आता है तो क्या होता है? उसका अशांत होता है। क्या वो? अशांत होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्लास 9 में पढ़ा जाएगा, तो चैप्टर में आपको पूछेगा भी नहीं। हमें बता दिया कि जो इसका क्या था, अंगगणित किताब प्रमेय का था, आपको 2 चीज पढ़ाया जाता है। पहली बात आपको पढ़ाया जाता है कि आपको कड़िम 2 क्या है, अपरिमेय की अपरिमेय सिद्ध करने के लिए। दूसरा आपको ये पढ़ाया जाता है कि जो आपका ये दशमलव प्रसार जो परिमेय संख्या है, जो परिमेय संख्या है, चेक करना होता है कि ये शांत है कि अशांत है, ठीक है, शांत है कि अशांत है, को ये चेक करना होता है, ठीक है। जो क्लास 9 में पढ़ा दिया गया है, इसका फुल डिटेल देखिए ये है, ठीक है। अब आगे चलिए देखते हैं हम लोग, आप पढ़ेंगे हम लोग ये सिद्ध करने के लिए, ठीक है, कड़िम 2 वाले को, ठीक है। ये चैप्टर की थ्योरी थी, ठीक है, जो चैप्टर की थ्योरी पूरा खत्म कर दी है, ठीक है। हम लोग अगर चैप्टर की जो थ्योरी बेसिस क्लासेस थी वो चैप्टर क्लास का, अब इसका एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल पढ़ दी पहले से। इसका एग्जाम्पल क्या दिया है सवाल किताब से अपने एनसीईआरटी बुक का, ठीक है। क्या दिया है? व्यापक, मतलब कोई संख्या इसको दिया है आपको, ठीक है, तो उसकी व्यापक रूप क्या होगा? हाँ जी, मान लीजिए कोई नंबर दिया है x, क्या दिया है इसका नंबर? कोई x, इसका गुणनखंड करेंगे क्या आएगा आपका? P1 P2 P3 P4 और क्या आएगा? ये Pn आएगा। क्या आएगा आपका? ये आपका Pn आएगा, ठीक है। P1 P2 P3 आगे आपका आरोही क्रम में लिखेंगे, ठीक है, आरोही क्रम इसको लिखेंगे। अब देखिए जो क्या होता है इसमें अर्थात क्या होता है, देखिए जो P1 होगा वो क्या होगा? P2 से बराबर है, P2 के छोटा होगा, फिर जो P3 होगा ऐसे इसके बराबर छोटा होगा, ठीक है। P4 जो होगा इसके बराबर से होता होगा, Pn भी होता है, ठीक है,
ये एन जो एन माइनस वन के लास्ट जो डिजिट उसके बराबर होगा। ठीक है, समझ में इतनी थी। देखो क्या है, ये आपके अभाज्य गुणनखंड के व्यापक रूप है। क्या है ये आपका व्यापक रूप है। ठीक है, क्या है ये का व्यापक रूप है। ठीक है, अब देखिए अब उदाहरण नंबर 1 देखिए। उदाहरण नंबर करा है कि संख्या और संख्याओं 4 की पावर n, 4 की पावर n सर करा है इसमें। उदाहरण नंबर 1 करा है इसमें। ठीक है, उदाहरण नंबर 1 करा है संख्याओं 4 की पावर n पर विचार कीजिए जहां n एक प्राकृतिक संख्या है। जांच कीजिए कि क्या n का कोई भी ऐसा मान है जिसके लिए 4 की पावर n यानी 4 की पावर n एक शून्य है पर समाप्त हो। देखिए आप अपना बुक ले लीजिए अपने पास। ठीक है, बुक लेके पढ़ेंगे तो सही रहेगा। और आगे हम सवाल लिखिए, बोर्ड पे लिखेंगे नहीं सवाल। ठीक है, तो आपको सवाल जानते ही, आपको सवाल व्हाइट बोर्ड है तो लिख पाएंगे नहीं इस पर। ठीक है, फिर भी आप लोग को बुक जब पढ़िएगा तो अपना बुक और कॉपी अपने साथ लेकर लिखिएगा ताकि आप लोग उतारते चले जाओ। और वीडियो न समय आए हो फिर आप पीछे स्क्रॉल कीजिएगा, स्क्रॉल करने के बाद फिर आप लोग आगे चले जाइएगा। ठीक है, लेकिन पूरा वीडियो अच्छे से देखिएगा, पढ़िएगा। ठीक है, चलिए जो आपको चेक करना है कि जो संख्या दिया है, जो सवाल दिया है, आपको चेक करना है कि 4 की पावर n है, 4 की पावर n है। तो चेक करना है क्या n के मान कहीं भी 0 हो सकता है कि नहीं। ठीक है ना, n की पावर 0 हो सकता है कि नहीं। याद रखिए आपको n का मान 0 तभी हो सकता है, n का मान 0 तभी हो सकता है जब इसका गुणनखंड जो बेस आधार होता है इसका गुणनखंड करने पर 2 की पावर m और 5 पावर n के रूप में आएगा। 2 पावर m और 5 की पावर n के रूप में आएगा तभी उसका तो उसका जो मान होगा वो शून्य हो जाएगा, यानी कैसे आएगा, शून्य आ सकता है। ठीक है, ध्यान दीजिए इसका जब गुणनखंड करोगे क्या करोगे, इसका गुणनखंड कर 2 की पावर, देखिए 2 की पावर 2 n आएगा, 2 की पावर 2 n आएगा। ठीक है, ये देखिए एक इस देखो 2 पावर तो आ गया, 2 पावर n आ गया, लेकिन ये नहीं है यहाँ 5 पावर n नहीं है। तो इसे आप लोग इसको आप लोग 0 में किसका करते हो, ये n के मान के लिए n का मान कहीं भी 0 के बराबर नहीं हो सकता। क्या होगा, n का मान कहीं भी 0 के बराबर नहीं हो सकता। ठीक है, इसमें देखिए किताब में पूरा क्या दिया है, पूरा थ्योरी बेसिस है। ठीक है, मतलब कि इसे हमको लिखने वाला पूरा है, तो इसे आप लोग लिख लीजिएगा, किताब में से दिया है लिख के दीजिए। अपना नीचे में दिए ध्यान दीजिए सवाल में, अगर ये 2 पावर m और 5 पावर n, ठीक है, अगर ये इस रूप में होगा, ठीक है, तो क्या आपका n के मान 0 हो जाएगा, n के मान 0 होगा। अगर इस रूप में नहीं है तो 0 का मान नहीं। जैसे मान लीजिए आपको दिया है 100, क्या दिया है 100, और 100 पावर क्या दिया n, 100 पावर n। आपको यहाँ बताना है कि क्या इसका मान n का मान 0 के बराबर हो सकता है कि नहीं हो सकता है। योग कर देना है, आपको बताना है जो n का मान है वो 0 के बराबर हो सकता है कि नहीं हो सकता है। ध्यान दीजिए जब गुणनखंड करेंगे तो आप इसके क्या आएगा, 100 गुणनखंड करेंगे, दोष करेंगे कितना आएगा 50, फिर दोष करेंगे आएगा 25, फिर दोष करेंगे आएगा 5, फिर 5 करेंगे सॉरी यहाँ 5 करेंगे। ठीक है, 5 करेंगे फिर 5 करेंगे 1 आएगा। ध्यान 2 का पावर कितना आएगा, 2 का पावर n आ गया, और सॉरी 2 का पावर 2 और 5 का पावर 2 आएगा। ठीक है, देखिए इसका घात हो गया n, और इसके आप लोग 2 पावर इसका n लिख सकते हो। ठीक है, तो ये क्या हुआ, ये जो है ये आपका ये क्या हुआ, यहाँ पे n के मान 0 हो जाएगा। ठीक है, क्या हुआ ये n के मान 0 होगा। इसका गुण जब आप करोगे तो क्या होगा, इसको 10 गुणे 10 आएगा ना, 10 की विभाज्यता हो जाएगी, जो अपनी 10 से कर लेता है तो क्या था आपका n का मान 0 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, इसको पूरा क्या तो समझाने में कुछ चीज़ है नहीं, ये वाला मैं सुना दिए। विशेष बात ये था, आपको विशेष बात ये बता दिया हम। ठीक है, आपको ये पूरा बात क्लियर हो गया। उदाहरण नंबर 1 आई था वो, देखिए उदाहरण नंबर 1 जो है ये लिखने वाली चीज़ है पूरा। ठीक है, इसमें सवाल मतलब कि लगाने लग नहीं है, पूरा क्या है लिखने वाला चीज़ है। तो आपको इसको सोच समझ के याद कर लीजिएगा, उसको याद कर लिख लीजिएगा। ठीक है, तो सवाल ऐसा नहीं को इसमें पहले जो बताना था खास ये था, अब बताइए एग्जाम्पल दो दिया आपको। ठीक है, आप लगा लीजिएगा। चलिए हम आगे देखते हैं हम लोग। ठीक है, आगे देखिए क्या करता है, सवाल कर रहा है, अगर सवाल लिख दिया है। ठीक है, उदाहरण नंबर 2 कर रहा है संख्याओं 6 और 20। उदाहरण नंबर 6 का उदाहरण नंबर 2 है, कर रहा है संख्याओं 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड विधि। ठीक है, तो हमने कहा था जो देखिए जो एचसीएफ एलसीएम होते हैं तो भाग विधि गुणनखंड विधि निकालता है, इसमें आपको कर रहा है अभाज्य गुणनखंड विधि कितने का, जो उदाहरण नंबर 2 उदाहरण नंबर 2 उदाहरण नंबर 2 कर रहा है 2 और
ध्यान में दो करा है 6 और 20 का, 6 और 20 का, 6 और 20 का मौसा निकालना है। क्या निकालना है? मौसा और लसा निकालना है, मौसा और लसा निकालना है, जिसे हम लोग कहते हैं, इसे कहते हैं HCF और इसे कहते हैं LCM। ठीक है, HCF और LCM। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड के लिए चलिए कीजिए। ठीक है, अब 6 हल करते हैं ना, अभाज्य पहले हल करते हैं। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड करेंगे 6 का क्या आएगा, 2 से करेंगे आएगा 3, फिर 3 से करेंगे आएगा 1, फिर 20 से करेंगे तो क्या आएगा, 20 करेंगे 2 से करेंगे कितना आएगा 10, 2 से करेंगे कितना आएगा 5, 5 से करेंगे 1। अब फिर लिख लीजिए, देखिए 2 बराबर आएगा 2, 6 बराबर 2 गुणे 3, 20 बराबर क्या होगा, देखिए इसको घात में बैठ करते हैं। ठीक है, 2 के पावर से पहले 2 के पावर 2 गुणे 5। ठीक है, आप ऐसे निकालते हो, ऐसे क्या होगा इसका HCF, जो दोनों में क्या कॉमन हो, दोनों में क्या हो कॉमन, तो क्या होता है आपका HCF कितना है यहाँ पे, HCF का 2 होगा। ठीक है, और LCM जो होगा LCM जो होगा, ठीक है, कि दो कॉमन है तो उसमें एक बार 2 लिखिए, जो बचा है 2 उसको भी लिख लीजिए, अब 3 लिख लीजिए और आपका 5 लिख लिया। अब गुणा कीजिए, 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 पंजे 60, 4 3 12 पंजे 60। इसका सवाल का आंसर हो गया, इतना हो गया। ठीक है, आप यहाँ लोग हुआ पास में। अगर आपको ऐसे नहीं तो किसी में देते घात रूप, किस में दे घात रूप निकलना, मान लीजिए आप इसी को सवाल को आप ऐसे लिख सकते हो, 6 के पावर 2 गुणे 3 लिख सकते हो। ठीक है, फिर हमको 20 को रखते हो, 20 को 2 के पावर 2 और 3 के गुणे 5 लिख सकते हो। ठीक है, ध्यान दिए, जो आपसे HCF पूछेगा, जब से क्या पूछेगा HCF, क्या पूछे HCF, ध्यान दीजिए इन दोनों घात देखिए, क्या देखिएगा घात देखिए, जिसमें HCF में जिसका घात कम होगा, जिसका घात क्या होगा कम होगा। ठीक है, वही क्या होगा आपको होगा। सबसे पहले क्या काम है, घात देखिए, सब गलत है क्या कोई, 2 3 5, 2 गुणे 3, और यहाँ पे 2 नहीं, यहाँ पे कुछ नहीं है। ठीक है, ये मिस्टेक हो गया है, ये 5 है। ठीक है, उसमें 55 ठीक है। देखिए देखिए इन दोनों जो कॉमन हो और सबसे न्यूनतम घात, जो सबसे कम वाली घात, सबसे घात तो कम हो, उसको ऐसे लिखिए। इसका 2 घात 2 है, यहाँ पे 2 घात 1 है, यानी इसका घात कितना है 1 है। ठीक है, सबसे कम किसका घात है, इसी घात, इसका ऐसे कितना हो जाएगा 2 है, ऐसे कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। और एलसीएम जब करोगे, एलसीएम जब करोगे घात वाले के इधर पे, सबसे बड़ी घात वाली, सबसे बड़ी घात कितना है 2 पावर 2 है, 2 पावर 2, बाकी जो बचा है उसको भी लिख लो 2 और 5। ठीक है, और करने में कितना आएगा यार 60 जाएगा। ठीक है, अब वो सवाल नंबर दूसरा, उदाहरण नंबर 2 जो है आपका समझ आया होगा। ठीक है, अब कि इसके आगे चलते हैं हम लोग एक और एग्जाम्पल लेके इसको एग्जाम्पल खत्म करते हैं। ठीक है, अब एक सूत्र था इसका। ठीक है जी, अब हमारे टेस्ट करते हैं। ठीक है, आप लोग उतार लीजिएगा सवाल को। चलिए देखिए, आप उदाहरण नंबर आपका 3 है। ठीक है, नंबर 3 में देखिए क्या कर रहा है, सवाल को पढ़ लीजिए एक बार, वैसे भी बुक लेकर। ध्यान दीजिए, उदाहरण नंबर जो 3 है। ठीक है, उदाहरण नंबर 3 से पहले हम एक बात जान लेते हैं। ठीक है, उदाहरण नंबर 3 की बात पढ़ने से पहले हम एक सूत्र होता है। ठीक है, एक सूत्र है, सूत्र होता है आपका, जो सूत्र होता है, ठीक है, सूत्र इसका होता है दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल जो बराबर होता है वो एलसीएम और HCF के गुणनफल के बराबर होते हैं। ठीक है, चैप्टर को पूरा एक ही सूत्र मिलेगा आपको, बस यही सूत्र है आज चैप्टर में। ठीक है, जब चैप्टर 1 है, चैप्टर 1 में आपको बस एक सूत्र मिलेगा, इसके बाद कोई सूत्र आपको मिलेगा नहीं। ठीक है, तो हो गया। अब सवाल हमने दिखा है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा ज्ञात विधि द्वारा 96 और 404 का HCF ज्ञात कीजिए, फिर इनका LCM ज्ञात कीजिए। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। ठीक है, देखिए दिया है आपका, क्या दिया आपको, उदाहरण नंबर कितना, उदाहरण नंबर आपका 3। ठीक है, उदाहरण नंबर 3 है। ठीक है, कह रहा है इसमें आपसे अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404
4, भाग गुणनखंड में 4 4 का क्या है ना एचसीएफ निकाला, ठीक है। चलिए आपको पहले गुणनखंड कीजिए इसका, 96 गुणनखंड करेंगे हल करें, ठीक है। सोल्यूशन करते हैं इसका, 96 खंड करेंगे कितना आएगा, 2 से करेंगे आएगा 4, फिर आएगा 8, फिर 2 से करेंगे आएगा 24, फिर 2 से करेंगे आएगा 12, 2 से करेंगे 6, 2 से करेंगे 3, फिर 3 से करेंगे 1, फिर 4 से 4 करेंगे 404 का, ठीक है। 4 से 4 करेंगे कितना आएगा, 2 से करेंगे आएगा 2 0 2, फिर 2 से करेंगे आएगा 1 0 1। अब 108 यहाँ पर 101 से कटेगा, 101 101 कटेगा। चलिए अब क्या करेंगे, देखिए 96 को लिखते हैं, ठीक है। 96 को क्या लिखेंगे, 1 2 3 4 5, 3 2 5, 2 का पावर 5 गुणे आपका ये हो जाएगा 3, ठीक है। 2 दूनी 4, 2 दूनी 8 और 2 दूनी 16, 16 32, 32 3 96, ठीक है। अब 404 है, 404 4 4 लेंगे, 2 का पावर 2 गुणे 101, 2 गुणे 101, ठीक है। इसका एचसीएफ निकाले हैं, क्या होता है हम लोग एचसीएफ, इसका एचसीएफ क्या रहेगा, छोटी घात किसका है, 2 कॉमन है, कितना है 2 पावर 2 है, यानी कि कितना है इसका एचसीएफ 4 रहेगा, ठीक है। इसका एलसीएम लीजिए, एलसीएम एलसीएम का 2 पावर 5 सबसे बड़ी घात, 2 पावर 5, 2 पावर 5 गुणे का ये 3 गुणे 101, 2 पावर 5 और 3 गुणे 105 है, ठीक है। इसका करेंगे कितना आएगा, और आपका आएगा 96, कितना गुणन करने पर आएगा 96, ठीक है। ये देखिए किताब में जो आपको ऐसा नहीं करके आपको ऐसे किया है, सूत्र का प्रयोग करके किया है, ठीक है। इस सूत्र का प्रयोग करके इतना आप लोग के लिए, ठीक है। इसे इतना गुणनखंड करना पड़ेगा आपको। इसके अगर फिर कराया था पहले क्या था, हम ऐसे पर निकालते थे, आपको ऐसे निकालना था, ऐसे करना है 4, ठीक है। तो आपको ऐसे कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन देखिए फिर करा कि इसके बाद देखिए ऐसे निकल गया। अब इस सूत्र का प्रयोग करके थे, ठीक है। उसके बाद 2 गुणनफल क्या दिया है, इसका जो गुणनफल है कितना दिया है, 200 में दिया है 96 गुणे 404 दिया, 404। अब ऐसे भी निकला इसका 4 गुणे एलसीएम पूछा है, एलसीएम पूछा है, एलसीएम बराबर कितना देगा, 96 गुणे 404 बटे देखिए जो 4 है 4 इसके नीचे आ जाएगा, तो काट दिए 400, 4 एकम 4 0, 4 एकम 4 गुणा कर दीजिए, आएगा 96, ठीक है। आप ऐसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बारी बारी कर सकते हो, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ऐसे करोगे, ठीक है, बस सुनिए। चलिए अब अगला सवाल देखिए, अगला उदाहरण नंबर देखिए ना, इसको आप उतार लीजिए, कुछ सवाल तो कुछ सेकंड समय उतार लीजिए इसको, ठीक है। चलिए देखिए अब सूत्र क्या लिखे, सूत्र का ध्यान रखते हैं, आप जितने सवाल मिलेंगे सब सूत्र मिलेंगे, ठीक है। इसको करते हैं, ठीक है। आज के इसका एग्जाम्पल है, आज का अब उसका लास्ट है, ठीक है। अब इसे ध्यान नंबर 4 खत्म करके हम लोग कल मिलेंगे, कल की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे प्रश्न वाले 1, ठीक है। जो प्रश्न वाले इसका 1 है इसको पूरा खत्म करेंगे। अब चलते देखिए उदाहरण नंबर 4 करा है, संख्या 6 72 120, उदाहरण नंबर 4, ठीक है। करा है, क्या करा था, 6 72 120, 6 72 और 6 72 और 120, 6 72 और 120 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए, ठीक है। एचसीएफ और उसका एलसीएम ज्ञात कीजिए। चलिए उसको सोल्व करते हैं, सोल्व करेंगे 6 से करेंगे 6 गुणनखंड में कितना आएगा, 2 से करेंगे 3, फिर 3 से करेंगे 1, 72 करेंगे, ठीक है। 72 करेंगे कितना आएगा, 2 से करेंगे पहले 2 3 6, 2 से के 12, फिर 2 से करेंगे 2 कम 2 2 8 16, फिर 2 से करेंगे आएगा 9, फिर 2 से करेंगे 3 से करेंगे आएगा 3, फिर 3 से करेंगे आएगा 1, ठीक है। फिर 120 का खंड करेंगे, 120 का 120 का खंड करेंगे आएगा 60, फिर 2 से करेंगे आएगा 30, 2 से 3 से करेंगे आएगा 10, सॉरी 2 से कर दीजिए, ठीक है। 2 से करेंगे कितना आएगा 15, 3 से करेंगे 5, 5 से करेंगे 1, ठीक है। 60, फिर 30, फिर 30 से करेंगे 15, 15 से करेगा 3, ठीक है। आप देखिए, चलिए अब 6 क्या लिखोगे आप लोग, 6 लिखोगे 2 गुणे 3 करोगे, 72 को 72 लिखोगे 1 2 3, 2 के पावर 3 गुणे 3 के पावर 2 1 2, 120 आया है, 120 को क्या लिखेंगे 1 2 3, 2 के पावर 3
गुणे फिर 5, 3 गुणे 5, ठीक है। देखिए चलिए ऐसे में करते हैं HCl। ऐसे में सबसे देखिए सबसे तीनों क्या कॉमन है, 2 ही कॉमन है और 3 भी कॉमन है, ठीक है। तो सबसे न्यूनतम घात क्या होगा, देखिए सबसे न्यूनतम घात 2 के बारे में, ये 2 खाली है और सबसे न्यूनतम घात 3 है। कितना है इसका एलसीएम 6। अब एलसीएम लिखिए, देखिए एलसीएम से बड़ी रखो, इसमें बड़ी घात क्या है 3 का 2 LCM 2 का पावर हो जाएगा 3, ठीक है। 2 का पावर 3 से बड़ी घात ये है, फिर आएगा 3 का पावर 2, 3 का पावर 2, 3 का पावर 2, आपका फिर बचेगा आपका 5, क्या बचेगा 5, तो 5 को लिख लीजिएगा, ठीक है। बस में आप लोग को इतना करने के बाद आप लोग लिख लीजिएगा। इसका गुणा करने कितना आएगा, गुणा करने पे आएगा 360 आएगा, ठीक है। अब क्लास 6 सॉल्व करते हैं।